हेलो एवरीवन, मैं आशीष वैलिएंट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे जैसे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। दोस्तों, इसी के साथ मैं लास्ट लेक्चर की तरफ मूव करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक स्टार्ट किया था और सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक के मैं बिल्कुल एंड में था। उस सेक्शन फार्मूला का जो डेरिवेशन था वो मैंने कंप्लीट कर रखा था। उसके जो फॉर्मूलाज थे वो भी मैंने आपका डिराइव करके दिखा दिया था। दोस्तों, अगर आपको सेक्शन फार्मूला की स्टडी फिर से करनी है तो हमारी जो चैनल है यानी कि वैलिएंट क्लासेस, आप उस वैलिएंट क्लासेस के चैनल में जाके हमारा वीडियो सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला के नाम से पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप ओपन करके वहाँ सेक्शन फार्मूला का कंप्लीट इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो सेक्शन फार्मूला में थोड़ी सी चीज़ें बाकी रह गई थी यानी कि डेरिवेशन के बाद की जो चीज़ें थोड़ी सी बची थी वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कैसे हुआ था। टॉपिक जो था हमारा दोस्तों वो था सेक्शन फार्मूला यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन फार्मूला में दोस्तों हमने कुछ एक फिगर बनाया हुआ था और मैंने आपसे बताया था कि जो फिगर होता है मैथ्स में, उस फिगर का बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों, अगर आपके माइंड में किसी भी प्रश्न का फिगर ड्रॉ हो रहा है तो नो डाउट आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों देखिए, ऐसा कुछ था कि सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हुए थे यानी कि एक पॉइंट x1 y1 एंड एक पॉइंट था आपका x2 y2। ठीक है दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट लाई करता था x, y और इस पॉइंट के जो बीच में लाई करता था x, y, ये इन दोनों गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन कराने लाइन सेगमेंट को m1 एंड m2 के रेशियो में कुछ इस तरीके से रफ फिगर में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, इस फिगर को मैं फिर से कंप्लीट यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्या था दिया, ये क्या था दोस्तों क्वेश्चन में कि एक पॉइंट आपके पास था P1। इस P1 पॉइंट की जो वैल्यू थी वो x1, y1 थी। ठीक है दोस्तों, फिर एक पॉइंट दोस्तों आपको दिया हुआ था P2। इस P2 पॉइंट की जो वैल्यू थी वो x2, y2 थी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन सेगमेंट यानी कि P1 P2 पे एक पॉइंट लाई करता था x, y। इस पॉइंट को मैंने लास्ट वाले लेक्चर में O मान रखा था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट जो O है, गिवन लाइन सेगमेंट P1 एंड P2 को दो रेशियो, एक रेशियो आपका जो P1 से स्टार्ट होके O तक जाता है वो M1 था और दूसरा जो वैल्यू यानी कि दूसरी वैल्यू दिया था रेशियो की वो थी आपकी M2 जो O से स्टार्ट होके दोस्तों P2 तक जाता था। तो दोस्तों, ओवरऑल आपका ये फिगर था सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला में दोस्तों इस फिगर के लिए आपको x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। प्रश्न कुछ ऐसा था कि फाइंड द पॉइंट x, y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशियो m1 एंड m2। तो दोस्तों x, y की जो वैल्यू आपने निकाली थी फॉर्मूला के बिहाफ पे वो आई थी x की वैल्यू दोस्तों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दोस्तों x की वैल्यू आई थी एंड एक जो y की वैल्यू दोस्तों आई थी वो आई थी आपकी m1 y2 यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए दोस्तों, ये दो वैल्यूज आपकी आई थी x एंड y के लिए। दोस्तों, हम लोग देख पा रहे हैं कि इन वैल्यूज को अगर हम देखा जाए तो ये लाइन सेगमेंट जो भी है P1 एंड P2, इन लाइन सेगमेंट को ये x, y पॉइंट कहीं बीच में ही आके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि देख पा रहे हैं P1 से P2 के बीच की जो भी डिस्टेंस है x, y पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट में बीच में कहीं लाई करता है। क्योंकि अगर आपका डिविजनल पॉइंट x, y इस गिवन लाइन सेगमेंट में बीच में कहीं ज्वाइन करता है तो इस डिविजनल पॉइंट की वजह से जो आपका सेक्शन फॉर्मूला बनेगा वो दोस्तों इंटरनल डिवीजन के लिए बनेगा। इंटरनल डिवीजन
यानी कि दोस्तों प्रश्न कुछ ऐसा होगा कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स को जो ये डिविजनल पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इंटरनल डिवीजन शो कर रहा है। यानी कि इंटरनल डिवीजन के नाम से दोस्तों अगर प्रश्न में ये चीजें पूछी जाएंगी तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंटरनल डिवीजन मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों देखना यह है कि प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन पॉइंट्स में M1 कहां पे लें एंड M2 कहां पे लें। कभी कभी दोस्तों ये गलती हो जाती है कि M2 इधर आ जाता है, M1 इधर हो जाता है। फॉर्मूले में जब आप पुट करते हो तो आपका आंसर कुछ डिफरेंट आने लगता है। तो दोस्तों देखिए आंसर डिफरेंट ना आए इसकी वजह इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला में आप एक फिगर प्लॉट करोगे। फिगर भी दोस्तों कुछ इस तरीके से ही प्लॉट करोगे कि यहां पे एक पॉइंट आप x1 y1 लेना, दूसरा पॉइंट यहां पे आप x2 y2 लेना, बीच में उस डिविजनल पॉइंट को ही रखिएगा जिसके लिए आप इंटरनल डिवीजन फाइंड आउट करने वाले हो। बीच में उस पॉइंट को रखने के बाद आप दोस्तों स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट से O तक की ही डिस्टेंस को M1 लीजिएगा एंड O पॉइंट से P2 तक की डिस्टेंस को ही M2 दोस्तों लीजिएगा। इस फिगर में दोस्तों कोई छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जिस फिगर को मैंने ड्रॉ कर रखा है इस फिगर में छेड़छाड़ करने की वजह से ही दोस्तों कुछ बच्चों के आंसर्स डिफरेंट आते हैं जो एक्चुअल आंसर से मैच नहीं खाते। तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डायग्राम। डायग्राम पे हमेशा फोकस करिएगा। और जो मैंने आपको दोस्तों डिवीजन बताया वो इंटरनल डिवीजन बताया, क्योंकि इन लाइन सेगमेंट्स में ये डिविजनल पॉइंट कहीं बीच में लाई करता है, कहीं बाहर लाई नहीं करता, बीच में लाई करता है। इस वजह से ये आपका इंटरनल डिवीजन हो गया। अब देखिए दोस्तों सेम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कभी कभी एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में भी पूछा जाता है। पूछ लेते हैं कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दोस्तों क्या फिगर होगा, वो मैं दोस्तों फिगर बनाने आपका जा रहा हूं। देखिए दोस्तों कैसे, बिल्कुल सिंपल फिगर जैसे आपने ये फिगर ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसे ही आपका एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फिगर भी होगा। जैसे देखिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं दोस्तों, कुछ इस तरीके से होगा। मैंने कहा कि एक पॉइंट यानी कि क्वेश्चन की तरीके से अगर मैं लिखूं तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा फाइंड the point which divides the line segment joining two given points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m1 and m2 externally। यानी कि दोस्तों जो मैंने लास्ट में वर्ड लिखा हुआ एक्सटर्नली इसी वर्ड का मतलब है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आपने जो भी पढ़ा था दोस्तों वो इंटरनली डिवीजन था, तो यहां पे वर्ड इंटरनली लिखा होगा। बट अगर यहां पे एक्सटर्नली वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों तो जो प्रीवियस फॉर्मूला था वो आपका एक्सटर्नल डिवीजन में यूज नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो प्रश्न है आपका फाइंड द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 इन द रेशियो m1 एंड m2 एक्सटर्नली। दोस्तों प्रश्न ये है। अब देखिए दोस्तों इसका फिगर किस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, मैं प्रश्न को थोड़ा सा साफ कर रहा हूं। देखिए दोस्तों फिगर किस तरीके से बनेगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, यानी कि फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने दोस्तों आपका कार्टेशियन एक्सेस प्लॉट किया हुआ है। इसको और अच्छे से प्लॉट करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। देखिए दोस्तों ये मैंने आपका कार्टेशियन एक्सेस प्लॉट कर दिया। एक पॉइंट दोस्तों ये आपका P1 x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट दोस्तों आपका
x2 कॉमा y2 हो जाएगा, जिसे आप p2 के नाम से जानते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन दोनों को किसी लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कराते हो, दो लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कराते हो दोस्तों, तो जो पॉइंट जिसके लिए एक्सटर्नल डिवीजन आप निकाल रहे हो वो पॉइंट आपका x कॉमा वाई, जिसे o नाम से जानते हो। ठीक है, इसी एक्सटर्नल डिविजनल पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है, इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं लाई करेगा, करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है तो हो ही नहीं सकता कि x1 y1 एंड x2 y2 के बीच में ये आपका डिविजनल पॉइंट लाई कर जाए। ड्यू टू एक्सटर्नल डिवीजन दोस्तों ये पॉइंट कहीं बाहर लाई करेगा, यानी कि यहां पे x, y, o। अब आप दोस्तों सोच रहे होगे कि ये पॉइंट जब बाहर है इस लाइन सेगमेंट में तो इसे डिवाइड कैसे करेगा। एक्चुअली दोस्तों इस लाइन सेगमेंट को मैं अगर एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटेंड होने के बाद यहाँ पे कहीं जाके मीट होगा, इस पॉइंट को आपने O बोला है, यहाँ पे मीट होगा। जो रेशियो दोस्तों दिया होता है ना, उस रेशियो की वजह से ही पूरा लफड़ा होता है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के बीच में। देखिए दोस्तों कैसे, क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ था दोस्तों वो M1 जो रेशियो होता है ना, M1 जो रेशियो आपने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था कि P1 से लेकर O तक का रेशियो ही M1 था। तो जब यहां पे आप P1 से O तक का रेशियो करोगे दोस्तों, यहां तक चला जाएगा वो आपका M1 रेशियो। और M2 की अगर आप दोस्तों बात करोगे तो वो M2 आपका O से अगेन P2 तक आएगा। तो फिगर दोस्तों एक्सटर्नल डिवीजन का कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों जो डेरिवेशन दिया हुआ था डिवीजन के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए, वो आपका सिमिलैरिटी पे बेस्ड डेरिवेशन था। थोड़ा सा मैंने आइडिया दोस्तों आपको सिमिलैरिटी के बारे में दिया हुआ था मेरे प्रीवियस लेक्चर में। आप सिमिलैरिटी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर ले लेंगे दोस्तों, अगर ले लेंगे तो सेम बिल्कुल डेरिवेशन एक्सटर्नल डिवीजन का भी उस सिमिलैरिटी पे बेस्ड ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दोस्तों कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिमिलैरिटी पे ही बेस ये डेरिवेशन है। आप अगर ट्राई करोगे तो इजीली वो डिराइव हो जाएगा। मैं सीधा दोस्तों एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से होगा। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m1 x2, ठीक है। उसके बाद आता था m2 x1 अपॉन m1 समथिंग जो भी साइन है बीच में एंड m2। देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर आप यहां पे दोनों तरफ प्लस का साइन लगा देते हो, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कर देते हो, तो ये दोस्तों इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस प्लस साइन को हटा के दोस्तों, यानी कि इस प्लस साइन को आपने यहां से डिलीट कर दिया और यहां पे माइनस साइन लगा दिया, तो दोस्तों अगर आप m1 x2 m2 x1 m1 m2 के बीच में माइनस साइन को यूज करते हो तो ये आपका x के लिए फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही अगर y की बात करो तो m1 y2 m2 y1 एंड अपॉन m1 m2 होता था। अगर प्लस साइन आप बीच में लगाते हो तो ये आपका इंटरनल डिवीजन के लिए होता था। लेकिन दोस्तों आप एक्सटर्नल डिवीजन फाइंड आउट कर रहे हो तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए अगेन दोनों के बीच में माइनस साइन को अगर आप लगाते हो दोस्तों तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। ओवरऑल दोस्तों कहने का सेंस ये है कि अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 m2। लेकिन इंटरनल डिवीजन के लिए दोनों के बीच में साइन प्लस हो जाएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दोनों के बीच में साइन माइनस। सिमिलरली अगर y के लिए लिखते हो तो m1 y2 m2 y1 m1 m2 प्लस साइन करोगे तो वो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बनेगा, माइनस साइन बीच में दोनों लगा दोगे तो वो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो भी फॉर्मूला आपने बनाया है ये एग्जाम में एक्सटर्नल डिवीजन के लिए काम आएगा, यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। देखिए दोस्तों एक प्रश्न हम लोग इस पे करते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले पे किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यानी कि इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिवीजन को
अप्लाई करते हो। एक तरीके से दोस्तों एप्लीकेशन जो होता है किसी भी फॉर्मूले का वो बहुत जरूरी होता है। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द पॉइंट P, फाइंड द पॉइंट P, या फिर हम लोग इसे O ले लेते हैं। फाइंड द पॉइंट O विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -4, 3 and 2, 1 which divides the line segment joining these 2 points in the ratio 4:3। फुल स्टॉप यहीं पे क्वेश्चन में लग गया। देखिए दोस्तों अब हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन दिया फाइंड द पॉइंट O which divides the line segment joining these 2 points in the ratio 4:3। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में ना तो एक्सटर्नली पूछा गया है और ना तो इंटरनली पूछा गया है। देखिए दोस्तों कभी भी प्रश्न में दोस्तों अगर इंटरनली या एक्सटर्नली वर्ड मेंशन नहीं किया गया है तो नो डाउट आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ही यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न में एक्सटर्नली वर्ड यूज कर लिया गया है उसी बेस पे आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ना तो इंटरनली ना तो एक्सटर्नली दिया हुआ है दोस्तों, तो यहां पे आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे। देखिए मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए दोस्तों जो प्रश्न है अब आपका ये है, मैंने आपसे कहा कि -4, 3 एक पॉइंट दिया है, आप इसे x1 y1 मान सकते हो। फिर मैंने आपसे बोला कि एक दूसरा पॉइंट 2, 1 दिया है, इसे आप 2, 1 को x2 y2 मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों वो 4:3 का है, यानी कि अगर आप रेशियो की बात करोगे तो m1:m2 जो आप वो 4:3 ले सकते हो। आपको फॉर्मूला दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया इंटरनल डिवीजन का ही यूज करना है, चूंकि मेंशन नहीं है प्रश्न में कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। देखिए दोस्तों फॉर्मूला हमारा जो इंटरनल डिवीजन के लिए था दोस्तों, x के लिए वो क्या था, x के लिए वो था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला ये था। लेकिन एक चीज मैंने दोस्तों फॉर्मूला जब मैंने डिराइव किया था तो मैंने आपको जरूर बताया होगा कि प्रश्न आप तभी सॉल्व करोगे जब आपका डायग्राम बन चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। देखिए कैसे डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा कि पॉइंट आपको ये जो P1 दिया हुआ है यानी कि -4, 3 इस पॉइंट को आप P1 ले सकते हो, 2, 1 को इसको P2 ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो P1 पॉइंट को यानी कि -4, 3 को यहां दोस्तों प्लॉट करिए। उसके बाद P2 पॉइंट को यानी कि आप 2, 1 पॉइंट को यहां कहीं प्लॉट करिए। दोनों को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये ज्वाइन हो गया। इंटरनल डिवीजन है दोस्तों, आपको पॉइंट पता करना है O, इस पॉइंट O को आप x, y अपने मन से लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस पॉइंट O को आपने x, y अपने मन से लेट कर लिया। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। P1 से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों उसे आप m1 मानते थे, यहां पे m1 की वैल्यू 4 दिया हुआ है तो यहां पे आप 4 लिख लोगे। O से लेकर P2 तक की वैल्यू दोस्तों यहां पे m2 होता था तो यहां पे m2 की जगह 3 है तो आप इसे 3 लिख लोगे। ओवरऑल डायग्राम दोस्तों ये बन गया। क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करोगे आप। देखिए यहां पे दोस्तों m1x2 यानी कि m1 की वैल्यू है आपकी 4, m2 की वैल्यू है आपकी 3। m1 x2 की जगह आपके लिखा हुआ है दोस्तों ये x2 y2 पॉइंट है, ये आपका x1 y1 पॉइंट है। स्टार्टिंग देखिए कैसे। तो दोस्तों
जैसा कि मैंने दिखाया x1 y1 माइनस 4,3, x2 y2 आपका 2,1, m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 3। दोस्तों फॉर्मूले में पुट करना है, देखिए m1 x2 लिखा है यानी कि क्रॉस में जा रहा है दोस्तों, m1 के बाद ऐसे आप क्रॉस में जाओगे x2 की तरफ, ठीक है। m2 से आप जाओगे क्रॉस x1 की तरफ, ठीक है दोस्तों। देखिए m1 x2 क्रॉस में उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि m1 की वैल्यू है 4 इंटू x2 की वैल्यू है दोस्तों 2, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस m2 x1 यानी कि m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 माइनस 4, यानी कि m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस 3। दोस्तों अगर इसे सॉल्व करते हैं 4 2 जा ये 8 हो जाएगा आपका, प्लस 4 3 जा माइनस 12 एंड 4 प्लस 3 7 ये हो गया, ठीक है दोस्तों। दोनों को सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 12 अपॉन 7। ओवरऑल कहने का सेंस है अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 12 यानी कि माइनस 4 अपॉन 7। दोस्तों जो x की वैल्यू आएगी फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद वो आएगी -4,7, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्रॉस में चीजें लेनी है आपको डायग्राम बनाने के बाद। m1 x2 अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन, m1 x2 m2 x1 फिर m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए दोस्तों जिस तरीके से मैंने x की वैल्यू -4,7 फाइंड आउट की है, बिल्कुल वैसी दोस्तों आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। देख फॉर्मूला क्या है दोस्तों y के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से, फिर से फॉर्मूले में बिल्कुल सिमिलरली जैसे x की वैल्यू निकाली थी, उल्टी डायरेक्शन में m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, यानी कि m1 की बात करूं तो मैं दोस्तों यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, y2 की बात करूं 1 है यानी कि 4 इंटू 1 प्लस m2 y1 यानी कि 3 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 दोस्तों यानी कि 4 प्लस 3, ठीक है। आगे देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 बन जा 4, 3 जा 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 9 एंड 4 की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 13 अपॉन 7, यानी कि y के लिए जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 13 अपॉन 7, ठीक है दोस्तों। जैसे x की वैल्यू आपने निकाली थी दोस्तों, x की वैल्यू आई थिंक x की वैल्यू जो आपकी आई थी वो 4 2 जा 8 एंड समथिंग, m2 की बात करो तो वो 3 4 -12 8, यानी कि x की जो वैल्यू वो -4 अपॉन 7 आई थी और जो y की वैल्यू आ गई है वो आ गई 13 अपॉन 7। दोस्तों आंसर लिखते समय हमेशा याद रखिएगा जो आंसर आप लिखोगे पॉइंट वो हमेशा o इस फॉर्म में लिखोगे, यानी कि -4 अपॉन 7 कॉमा y की वैल्यू 13 अपॉन 7। दोस्तों आंसर जो भी लिखोगे वो आप कोऑर्डिनेट बना के ही लिखोगे x कॉमा y के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला का जो स्टार्टिंग था, जो भी डिस्क्रिप्शन था, जो भी डेरिवेशन था, सब मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आगे की तरफ दोस्तों मूव करता हूं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। किस तरीके से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालते हो देखिए दोस्तों। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए दोस्तों ये कोई अलग सी चीज नहीं है, अभी आप सेक्शन फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है, कोई अलग सी चीज नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है, फाइंड द midpoint, find the midpoint O, find the midpoint O lie, find the midpoint O lies between line segment, find the midpoint O lies between line segment joining 2 points x1 y1 and
x2 y2। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। फाइंड द मिड पॉइंट O लाइज बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स दिस। यानी कि दोस्तों अगर इसको मैं P1 ले लूं और इस पॉइंट को P2 ले लूं, यानी कि ये पॉइंट दोस्तों आपका P1 हो गया। P1 की वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है, P1 की वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है x1, y1। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। जो P2 की वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका x2, y2। ठीक है, इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में ही बिल्कुल मिड में, यानी कि दोस्तों अगर मैंने कहा कि ये लाइन की जो लेंथ है अगर 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बीच में कोई पॉइंट O लाई करेगा। इस पॉइंट O की वैल्यू अगर मैं xy लूं तो इसी पॉइंट O की वैल्यू दोस्तों निकालनी है। यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में आपको किसी भी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कराने वाले 2 पॉइंट्स की वजह से जो बीच में वाला पॉइंट होता है उस बीच वाले पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना होता है। देखिए दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूले में अगर मैं ध्यान दूं तो कुछ इस तरीके से होता था कि यहां से P1 से लेकर यहां तक की वैल्यू M1 और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू दोस्तों M2 हुआ करती थी। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले का बिल्कुल सेम डायग्राम ऐसा ही होता था। लेकिन दोस्तों अगर मिड पॉइंट की बात करूं तो अगर मैं बोल रहा हूं कि O पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2, देन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो M1 एंड M2 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों इक्वल। क्योंकि दोस्तों M1 और M2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने की वजह से अगर आप सेक्शन फॉर्मूले की तरफ जाओ तो जो x की वैल्यू थी आपने लिखा था M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या, देखिए M1 की जो वैल्यू है वो दोस्तों M2 के बराबर है, यानी कि M2 की जगह आप M1 भी यहां पे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया M1 x1 अपॉन M1 प्लस M2 की जगह दोस्तों M1 लिख सकते हो, ये हो गया M1। ठीक है, देखिए यहां भी M1 x2, यहां भी M1 x1, यहां M1 प्लस M1। दोस्तों M1 इस वाले टर्म में भी, M1 इस वाले टर्म में भी है। आज आप इस M1 टर्म को ले लोगे कॉमन, यानी कि M1 आ गया कॉमन, अंदर ब्रैकेट में बचा दोस्तों x1 प्लस x2 अपॉन M1 प्लस M1 दोस्तों हो गया ये 2M1। ठीक है दोस्तों, M1 और M1 दोस्तों कैंसिल हो गया, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए वो आ जाएगी आपकी x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से, चूंकि दोस्तों O मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, तो M1 और M2 दोनों ही इक्वल हो जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले में ही। तो सेक्शन फॉर्मूले को मैंने यहां पे लिख दिया है। इस सेक्शन फॉर्मूले में M1 M2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मैंने M1 की जगह M1 ही लिखा है, बट M2 की जगह फिर से M1 लिख दिया है। सॉल्व करेंगे तो M1 कॉमन आएगा दोस्तों। M1 कॉमन आने की वजह से नीचे भी M1 ऊपर भी M1 कट जाएगा। फॉर्मूला लास्ट में आपका x के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली अगर आप दोस्तों सॉल्व करोगे y के लिए, तो y के लिए जो फॉर्मूला आएगा दोस्तों वो आएगा आपका, सॉरी y के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल दोस्तों कहने का सेंस ये है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला जो आपका बनेगा y के लिए ये, x के लिए आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में दोस्तों कभी भी अगर पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट O लाइज बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो दोस्तों अगर यहां पे प्रश्न में मिड पॉइंट मेंशन किया हुआ है, मिड पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके दोस्तों आप मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक डाउट इस पे हम लोग करते हैं दोस्तों। देखिए एक डाउट कुछ इस तरीके से होगा, मान लीजिए छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम में बहुत ही इजीली पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है देखिए, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, कुछ इस तरीके से दोस्तों, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ -2, -4 एंड 3, 7। ठीक है दोस्तों, आपसे दोस्तों प्रश्न किया गया है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ
-2, -4 एंड 3, 7। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ का मतलब यही होता है दोस्तों कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में जो पॉइंट पड़ता है वही पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि x1 y1 पॉइंट को दोस्तों आपने मान लिया -2, -4 और आपने सिमिलरली x2 y2 पॉइंट को मान लिया 3, 7। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो फॉर्मूला था सिंस x = x1 + x2/2, बीच में एक लाइन खींच देते हैं, पैरेलली सॉल्व करते हैं। y के लिए जो वैल्यू थी फॉर्मूले में वो थी y1 + y2/2। ठीक है दोस्तों, तो जो x के लिए आप वैल्यू देख रहे हो दोस्तों, x1 की वैल्यू आपकी -2 यानी कि -2, प्लस का साइन लगाया बीच में, x1 + x2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 3 दिख रही है यानी कि आपने लिख दिया 3, x1 + x2/2। सिमिलरली y के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो y1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे -4 दिखाई दे रही है यानी कि -4 प्लस y2 के लिए आपको 7 दिखाई दे रहा है, ये 7 हो गया अपॉन 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, इजी है। देखिए -2 + 3 यानी कि ये 1 हो गया, 1/2 x का जो दोस्तों आंसर आएगा 1/2 हो जाएगा। और जो आप इधर सॉल्व करोगे 7 - 4 यानी कि आ गया 3/2 यानी कि y के लिए जो वैल्यू दोस्तों आ गई वो 3/2। ओवरऑल मैंने दोस्तों इस प्रश्न के पहले भी एक प्रश्न सेक्शन फॉर्मूला का कराया था, अगर x और y की वैल्यू इंडिविजुअली आ रही है तो आंसर दोस्तों आप हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में o यानी कि जो पॉइंट आपने मिड पॉइंट माना हुआ है उसे o, x की वैल्यू 1/2 ये वाली एंड y की वैल्यू 3/2 ये वाली, आप आंसर हमेशा दोस्तों कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही लिखा करोगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसी के साथ मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला के साथ विथ पॉइंट फॉर्मूला बताया। जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों आपका है वो है आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि सेंट्रॉइड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, सेंट्रॉइड से हम लोग क्या समझते हैं। और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की अगर बात है तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल से ही जुड़ी कोई ऐसी चीज होगी जिसके बारे में हमें जानना है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रॉइड के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम मीडियंस के बारे में जानते हैं, मीडियंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये मीडियंस क्या चीज होती है, मीडियंस क्या चीज है। देखिए दोस्तों ये ट्रायंगल से ही रिलेटेड है सेंट्रॉइड, तो ट्रायंगल से ही रिलेटेड ऑब्वियसली मीडियंस भी होंगे। एक मैंने दोस्तों ये ट्रायंगल प्लॉट किया, ये आपका रहा ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस वाले वर्टेक्स की मैं जो कोऑर्डिनेट बता रहा हूं वो x1 y1 हो जाएगा, मैं अपने से ले रहा हूं। b के लिए जो कोऑर्डिनेट ले रहा है मुझे वो मैं x2 y2 ले रहा हूं, और c के लिए दोस्तों जो मुझे कोऑर्डिनेट लेना है वो मैं x3 y3 ले रहा हूं। ये तीन वर्टिसेस मैंने a b c के नाम से मेंशन इस ट्रायंगल में कर दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करो अगर दोस्तों मीडियंस की, तो क्या होता है मीडियंस। मीडियंस एक्चुअली दोस्तों कुछ बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन सेगमेंट को ही आप मीडियन बोलते हो। एक बार दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड, तो दोस्तों मैं अगर इस वाले वर्टेक्स ए की बात कर रहा हूं तो ए वर्टेक्स के ठीक अपोजिट की जो साइड है वो साइड आपकी बीसी साइड है, यानी कि ये साइड आपकी बीसी साइड अपोजिट साइड हो जाएगी वर्टेक्स ए के लिए। तो किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट यानी कि दिस मिड पॉइंट को उस वर्टेक्स से ज्वाइन करा दोगे अगर, तो जो लाइन सेगमेंट दोस्तों बनती है उस लाइन सेगमेंट को ही आप मीडियन कहते हो। अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को डी लेता हूं यानी कि दोस्तों एडी आपका मीडियन फॉर ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ए से जो मीडियन प्लॉट करोगे वो बीसी के मिड पॉइंट डी पे जुड़ेगा, एडी लाइन सेगमेंट को ही मीडियन आप बोल दोगे। लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन। वो लाइन सेगमेंट कैसी होगी, वो लाइन सेगमेंट किसी वर्टेक्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन होगी अपोजिट साइड की। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे देखा जाए दोस्तों तो इस ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स है, तो तीन वर्टेक्स से तीन मीडियंस प्लॉट कर सकते हैं। ऑब्वियसली
बी से अगर दोस्तों मैं प्लॉट करूं तो बी का जो अपोजिट साइड है वो ये वाली साइड आ जाएगी, इस साइड का नाम हो जाएगा AC। AC का मिड पॉइंट दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि बी से अगर आप दोस्तों मीडियन प्लॉट करोगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन कराओगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा। मैं अगर नेमिंग करता हूं तो मैं इसे ई ले लेता हूं, यानी कि जो बीई होगा दोस्तों वो बीई लाइन सेगमेंट बी के लिए मीडियन का काम करेगा। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली मैं सी की अगर बात करता हूं तो सी से दोस्तों अपोजिट साइड है आपकी ए बी, सी वर्टेक्स की अपोजिट साइड ए बी हो गई। ए बी का मिड पॉइंट दोस्तों कुछ यहां आएगा। मैं अगर इस मिड पॉइंट को एफ बोल दूं दोस्तों, तो यहां से सी से आप उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट एफ को ज्वाइन कराओगे दोस्तों, एफ को ज्वाइन कराओगे अगर, तो दोस्तों सी एफ दोस्तों आपका मीडियन फॉर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देख रहे हैं यहां पे किसी भी ट्रायंगल से दोस्तों आप 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ मीडियंस प्लॉट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। यहां पे देखने वाली बात एक है दोस्तों कि यहां पे तीनों मीडियंस ने एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तीनों मीडियंस ने एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अगर मैं इस सिंगल पॉइंट को दोस्तों, इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं G मान ले रहा हूं, तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को दोस्तों अगर मैं G मान ले रहा हूं तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही दोस्तों आप सेंट्रॉइड के नाम से जानते हो। ठीक है दोस्तों। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया सेंट्रॉइड। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सेंट्रॉइड के बारे में जानना चाहते हो तो वो आपके लिए काफी आसान हो गया। सेंट्रॉइड आपके लिए काफी आसान हो गया। कैसे आसान हो गया देखिए, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। यानी कि अगर आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो डेफिनेशन दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखोगे, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इट इज डिनोटेड बाय G, यानी कि आप इस मीडियन के जो सेंट्रॉइड, इसे आप G को मीडियंस के पास ना लिख के दोस्तों सेंट्रॉइड के पास लिख सकते हो। ये हो गया आपका G, यानी कि सेंट्रॉइड को आप G से डिनोट करते हो। इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अब एक चीज देखने वाली है दोस्तों कि यहां पे 2 चीजें हैं। ठीक है, क्या चीज है वो देखने वाली है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज देखने वाली और है दोस्तों, एक चीज मैं आपको और क्लियर करना हो कि ये सेंट्रॉइड जो है, एक मीडियन ये, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो है, लेकिन ये सेंट्रॉइड G तीनों मीडियंस यानी कि तीनों लाइन सेगमेंट के लिए कहीं बीच में लाई कर रहा है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया AD लाइन सेगमेंट इस सेंट्रॉइड G की वजह से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपका AD लाइन सेगमेंट का जो है रेशियो G की वजह से क्या होगा, तो वो दोस्तों क्या होगा देखिए, वो होगा आपका 2:1 का। यानी कि अगर आप A से दोस्तों आप G तक की वैल्यू लेते हो तो वो वैल्यू आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी 2। A से लेकर G तक की वैल्यू बड़ी वाली साइड है, चूंकि A से G तक की वैल्यू जो है वो बड़ी साइड है, वो 2 हो जाएगी। और G से दोस्तों जो आपकी D तक की वैल्यू होगी वो छोटी साइड हो जाएगी, इसलिए उसका वैल्यू हो जाएगा 1। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है दोस्तों कि सेंट्रॉइड मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन विच रेशियो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, तो आप बोलोगे बच्चों 2:1। यानी कि अगर ये मीडियन AD है तो इस AD मीडियन का जो रेशियो होगा G की वजह से वो होगा AG अपॉन G, A से लेकर G तक AG अपॉन GD। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली अगर मैं पूछूं दोस्तों कि BE साइड जो है, यानी कि BE लाइन सेगमेंट है, उसके भी बीच में कहीं G आ रहा है, तो ये G BE लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करेगा, तो वो डिवाइड करेगा B से लेकर G तक, यानी कि BG अपॉन GE। ठीक है दोस्तों।
सिमिलरली दोस्तों अगर मैं पूछूं सी से लेकर एफ तक की लाइन सेगमेंट की बात करूं, तो ये सी एफ लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट जी यानी कि सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो सी से लेकर जी तक यानी कि सी जी अपॉन जी एफ। ठीक है दोस्तों, इन सब की वैल्यू दोस्तों 2/1, यानी कि जो रेशियो देखने को मिलेगा वो मिलेगा ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू बी जी इज टू जी ई इज इक्वल टू सी जी इज टू जी एफ, और ये टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 2:1। ठीक है दोस्तों, कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है दोस्तों कि जो रेशियो आ रहा है लाइन सेगमेंट पे जी की वजह से, बड़ी वाली साइड 2, छोटी वाली साइड 1। यहां से देखोगे बी से लेकर जी तक की ये 2 हो जाएगा और जी से लेकर ई तक की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद सी से लेकर जी तक की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और जी से लेकर एफ तक की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। आपको ये चीज दोस्तों जरूर याद रखनी है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। इस चीज को मैं एक बार दोस्तों बोर्ड पे लिखना चाह रहा हूं, आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियंस in the ratio 2:1। ये बात दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा। यहां पे मैंने ए जी इज टू जी डी, बी जी इज टू जी, सी जी इज टू जी एफ, 2:1 का रेशियो लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इसका मुझे डेरिवेशन कराना था। क्योंकि दोस्तों आज टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये इसका डेरिवेशन यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बता पाऊंगा। तो इसके बाद 1-2 टॉपिक आपके और बचेंगे एंड आपका नेक्स्ट लेक्चर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दोस्तों समाप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऑनलाइन क्लासेस या फिर डाउट सेशन के लिए दोस्तों हमारा जो चैनल है वैलिएंट क्लासेस, उस पर जो सब्सक्रिप्शन दिया हो, उस पर जो लिंक दी हुई, उस लिंक को आप ओपन करके हमारे बाकी के वीडियोस को देख सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।